नमस्कार साथियों, फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 फ्री टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका ये थर्ड पेपर का डिस्कशन है। आशा करते हैं आपने जो अभी तक 2 पेपर लगाए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की हमारी जो एक पूरी तरीके से कोशिश है, हम शायद उसमें सफल हो रहे हैं और आपको अच्छा नॉलेज उसमें मिल रहा होगा और वो फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। उसी श्रृंखला में आज हम ये लेके आए थर्ड पेपर यूनिट 5 इंडियन पॉलिटी एंड एमपी पॉलिटी। उसका डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंडर विच रेजोल्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी फ्रेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। किस रेजोल्यूशन के तहत ये एक्सेप्ट किया गया था कि जो इंडिया के लोग हैं वो ही अपने लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऑप्शन थे इसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ओवर 1940, क्रिप्स मिशन 1942 एंड इसके बाद था कैबिनेट मिशन 1946। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अगस्त ऑफर 1940। इसको सबसे पहले हमने इसी के तहत हमने ये एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि जो इंडियंस हैं वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कुछ एडिशनल फैक्ट्स इसके बारे में है कि ये जो अगस्त ऑफर है वो लिनलिथ गो के टाइम पर आया था और इसी को हम मैग्ना कार्टा ऑफ माइनॉरिटीज भी बोलते हैं। तो 3 फैक्ट्स निकल के आते हैं। पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के द्वारा बनाया जाएगा, वो कब आया, अगस्त ऑफर के थ्रू आया। सेकंड थिंग कि ये लिनलिथ गो के टाइम पर आया था। थर्ड फैक्ट जो निकल के आता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ माइनॉरिटीज भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। संविधान सभा का सिद्धांत एक दर्शन के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज अ फिलोसफी? तो इसमें आपको किसने सबसे पहले किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एम एन राय, सप्रू कमेटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। तो करेक्ट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने फर्स्ट टाइम ये प्रोपाउंडेड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल फैक्ट्स सीधे सीधे याद करने हैं, ज्यादा जिसमें फैक्ट्स होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड क्या इनमें सारे ऑप्शंस में से करेक्ट है? फर्स्ट, इट वाज फॉर्म एज पर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन। सेकंड, नंबर ऑफ वुमेन जो थी उस टाइम पे मेंबर 15 थी। चलिए देखते आगे। नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट मेंबर थे वो 25 थे। नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब मेंबर थे वो 35 थे और हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो जो इसमें से मेन करेक्ट पॉइंट है कि भाई वुमेन्स थी वो 15 मेंबर्स थी, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आपका कि शेड्यूल कास्ट के 25 मेंबर थे। तो उस टाइम पे इसमें 25 मेंबर ना होते हुए कितने मेंबर्स थे? 26 मेंबर्स थे और शेड्यूल ट्राइब के 33 मेंबर्स थे। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर जो बन रहा है इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट और फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर बना हमारा ए 1 3 5, सॉरी बी ऑप्शन बन रहा है इसका 1 2 5। ऑप्शन इज बी करेक्ट, 1 2 एंड 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सलाहकार थे, एडवाइजर थे, वो किसे यहां पर अपॉइंट किया गया था? देखते हैं ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, एन राव, एच सी मुखर्जी। तो इसका जो आंसर है वो है बी एन राव। आंसर इज करेक्ट, बी एन राव। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जो परमानेंट चेयरमैन थे वो किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था यहाँ पर इनको। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हमारे बी एन राव साहब को बनाया गया था। तो 2 फैक्ट्स निकल के आते हैं। परमानेंट चेयरमैन हमने किसको बनाया था? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो बी एन राव साहब को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस बार बार आप हमारे टेस्ट सीरीज में देख रहे हो। हमारा मोटिव होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट्स याद कर सको। तो इनमें से अगर कोई भी फैक्ट्स आपको आता है
तो वहां पर आपके पेपर में आपको वो हेल्प कर सके और क्वेश्चन आपका करेक्ट करा सके। तो आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन में आपको 3 4 या कई बार 5 फैक्ट्स भी मिल जाते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कराई जाए। और यही तो मेन मोटिव होता है मॉक टेस्ट सीरीज का, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को याद कराया जाए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचार्य जी। सेकंड, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंक एंथनी, वर्ड्स पे ध्यान देना, इलेक्टेड है ना, कई बार आपको नॉमिनेटेड भी दिखेगा और कई बार आपको इलेक्टेड भी दिखेगा। थर्ड, सेक्रेटरी जो थे वो एच.वी.आर. अयंगर साहब थे। या फोर्थ ऑप्शन है परमानेंट प्रेसिडेंट सचिदन सिन्हा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर डी ओनली, डी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें से जो सेक्रेटरी थे वो आपके एच.वी. अयंगर साहब थे, बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो परमानेंट चेयरमैन थे अभी हम देख के आए थे, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सिर्फ एच.वी. अयंगर साहब इसके सेक्रेटरी जो थे वो वहां पर परमानेंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन, हु वाज चेयरमैन ऑफ द स्पेशल कमेटी फॉर्म टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो कमेटी के चेयरमैन थे उस टाइम पे कौन थे, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। आप कंफ्यूज मत हुएगा इसमें कि भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर को चेयरमैन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी का, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको क्या बनाया गया था, स्पेशल कमेटी का जो ड्राफ्ट कमेटी थी एग्जामिन करने के लिए उनको चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो दोनों में डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी के बी आर अम्बेडकर साहब, उसको एग्जामिन करने की कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू साहब उसके चेयरमैन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है ठीक तरीके से और वहां हम गलती कर देते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फंडामेंटल राइट कमेटी वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या चेयरमैन बनाया गया था। ये सारे जो कमेटी से वहां से काफी इंटरेस्टेड रहती है पीएससी क्वेश्चन पूछने में, खासकर एमपीपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, उसी से ये सारे क्वेश्चन वहां से आप देख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, कमेटी फॉर ट्राइब एंड एक्सक्लूडेड एरिया राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी कार्य संचालन कमेटी के एम मुंशी जी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी आपके वरदाचार्य जी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज डी, 1 3 एंड 4। तो क्या हुआ आपका, फंडामेंटल राइट्स सब ने पढ़ रखा है, सारी बुक्स का बेसिक फैक्ट है, आप किसी भी नॉर्मल बुक में पढ़ेंगे आप सब जगह आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट कमेटी थी, वहां पर आपके वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। थर्ड ऑप्शन स्टीयरिंग कमेटी के एम मुंशी, बिल्कुल सही है, आपकी सारी स्टैंडर्ड बुक्स में ये आपको दिख जाएगा। और फोर्थ सुप्रीम कोर्ट कमेटी के वरदाचार्य जी क्या थे, आपके चेयरमैन इसमें थे। ठीक है, ये जो सेकंड आपको जो लिखा है ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया की कमेटी थे, इसके भी वल्लभ भाई पटेल ही अध्यक्ष थे। तो 3 पॉइंट से 3 फैक्ट्स, फोर्थ फैक्ट जो गलत था वो आपके लिए एक एडिशनल फैक्ट है कि वल्लभ भाई पटेल भी इसके चेयरमैन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और अप्रूव्ड किया गया। तो ये भी बहुत बेसिक फैक्ट है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं अच्छे से और खासकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ते हैं वहां पर इस आंसर को आप देखते हैं, क्वेश्चन को आपको वहां दिख जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर था कि बी, सबसे पहले तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1946 को इसको क्या किया गया था, असेंबली को अप्रूव किया गया था वहां पर इसको। इसके बाद में इसको 1947 में इसको अप्रूव करने के बाद अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अ बॉडी ऑफ हिंदूज। एमपीपीएससी पिछले जो 3-4 साल हैं आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स वाले बहुत क्वेश्चन दे रहे हैं, उन्हीं में से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। या तो आप वो क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ है तो आप टिक कर पाते हैं, या फिर आपको तुक्केबाजी उसमें करनी पड़ती है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन हमारी कोशिश है कि आपको कुछ जो स्टेटमेंट्स है वो याद हो जाए। हाँ जी, तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय था। तो ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड विस्कट, विंस्टन चर्चिल, गैविन ऑस्टिन और निराजुद्दीन अहमद। ये किसने इसको बोला है, तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड विस्कट। लॉर्ड विस्कट साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो संविधान सभा है वो हिंदुओं की सभा है। विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने इसको बोला था
वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, मेजोरिटी की कम्युनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये आप किससे बोला था? विंस्टन चर्चिल साहब बोल रहे हैं मेजोरिटी कम्युनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और जो ग्रेवन हॉस्टल थे, इन्होंने बोला था इट वन पार्टी बॉडी। क्या बोला है इन्होंने? वन पार्टी बॉडी। तो तीन लोगों के तीन अलग अलग स्टेटमेंट। लॉर्ड विस्किन साहब ने बोला इसको हिंदुओं की सभा है, ठीक है। ग्रेवन हॉस्टल ने बोला वन पार्टी बॉडी है, और वन मेजर कम्युनिटी बोला था आपके विंस्टन चर्चिल जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं 3 फैक्ट्स आपको यहाँ से याद हो गए होंगे, आप यहाँ से नोट करते चलेंगे ये अपनी सारी नोटबुक्स में। 10th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी टाइम्स वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? कितने समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया? ये भी बहुत एक पॉपुलर फैक्ट है जो कई बार बहुत सारे पेपर्स में अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, और ज़्यादातर सारी बुक्स में आपको ये फैक्ट आपको मिल जाता है। चलिए गैस करिए आपने क्या आंसर लगाया है। इसका आंसर डायरेक्टली बता देते हैं, इसका आंसर है बी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो करेक्ट आंसर इज बी, 2 years 11 months and 18 days। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the characteristics of the parliamentary system? पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये यहाँ पर पूछने की कोशिश की गई है। पहला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि इस बार सिलेबस आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पे है, तो कोशिश की गई है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को फ्रेम करने का। फर्स्ट, रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी, बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं कि जो पार्टी जीत के आएगी और जिसके पास मेजोरिटी बहुमत होगी वही सरकार चलाती है या सरकार बनाती है। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट कि रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी है। सेकंड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर आपका रेजिग्नेशन दे दें तो सारा कैबिनेट क्या दे देता है? उसका रेजिग्नेशन दे देता है। थर्ड पॉइंट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी। और फोर्थ है ड्यूअल मेंबरशिप। तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ ट्रांसपेरेंसी ना होते हुए क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। ये चीज हमारे यहाँ डिफरेंस है। तो थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट, इसलिए इसका आंसर बनेगा सी। आंसर इज सी। 1 2 4 जो पॉइंट है वो करेक्ट है। जब आप कंपेयर करते हैं यूएसए के सिस्टम से तो वहां पे आप बहुत सारी चीजें देखेंगे डिफरेंट हो जाती है वहां पर, है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां नहीं होती है, वहां लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरे कंप्लीटली सेपरेट होते हैं। ड्यूअल मेंबरशिप उनको लेने की वहां पर जरूरत नहीं होती है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं। अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर यूएसए में भी इलेक्शन आने वाले हैं। एज ऑफ नाउ इस साल 2024 में दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज में इलेक्शन चल रहे हैं, तो पॉसिबल है आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आते हुए आपको दिख सकते हैं वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द प्रोविजंस फॉर कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? सेंटर एंड स्टेट से संबंधित कौन कौन से प्रोविजंस यहां पर हैं? पहला ऑप्शन है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी, इंटर स्टेट काउंसिल, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंड फोर्थ पॉइंट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ते ही हैं कि भाई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी भी यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के बीच में होती है। इंटर स्टेट काउंसिल भी होती है स्टेट के बीच में, जिसकी अध्यक्षता आपके गृह मंत्री जी करते हैं। फिर एक ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, बिल्कुल सही बात है। सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में देखते हैं, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, पोस्टिंग उनकी स्टेट्स के अंदर में होती है। और एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। हमारे यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी पे, उसके बाद हाई कोर्ट होगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। अमेरिका में सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट चलता है। अमेरिका में सेंट्रल के अलग कोर्ट्स होते हैं और जो वहाँ की प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उनके कोर्ट्स अलग होते हैं। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पर नहीं है। तो आंसर आपका बनेगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ये चारों ही पॉइंट जो हैं वो हमारे यहाँ कनेक्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन द स्टेट डेलीगेट इट्स फंक्शंस टू द सेंटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है ये, कि किस आर्टिकल के तहत आप जो पॉइंट डेलीगेट कर सकती हैं अपनी पावर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आंसर है 258A। इसके तहत क्या किया जा सकता है? आपकी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट की जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14,
in which section it is described that the tenure of the chairman and member of Madhya Pradesh State Human Rights Commission will be 3 years or 70 year, whichever is earlier. MPPSC के कुछ फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, जिसमें से आपके कैग एक ऑप्शन है, ह्यूमन राइट एक ऑप्शन है ना। ये सारे कमीशन से कई बार रेपिटेडली पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये स्टेट ह्यूमन राइट से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? सेक्शन 14 के तहत, सेक्शन 14 के तहत ये हमें राइट्स मिले हुए हैं कि वो क्या करता है। सेक्शन 24 आंसर ए, इसके तहत राइट्स हैं कि वो मेंबर्स को अपॉइंटमेंट करते हैं। चलिए, टेन्योर डिसाइड किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड हाउ मेनी डेज नोटिस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं। आपको ये भी पता होगा कि इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस या दो सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से जजेस को रिमूव किया जाएगा वो वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो इम्पीचमेंट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया गया है? प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है। तो कितने दिन का नोटिस देना इंपॉर्टेंट होता है जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाना है? आंसर इज सी, 14 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, 14 डेज। बेसिक फैक्ट जो आपको याद रखने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हाट लाइज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किस में सम्मिलित है? तो आंसर इस इसका क्या है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट और प्रेसिडेंट। बताइए इसका आंसर क्या है? सिंपल सा फैक्ट है, सीधा सीधा आंसर है। आंसर इज डी, प्रेसिडेंट। जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास ही होती है। जितनी भी संपत्ति, चल अचल संपत्ति होती है केंद्र सरकार की, है ना, वो सारी की सारी किसके नाम पे खरीदी जाती है, बेची जाती है? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इसलिए आपने शायद सुना भी होगा कि जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है इंडिया के अंदर में, शेयर मार्केट के अंदर में, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर है। तो जितनी भी आपके पीएसयू कंपनीज हैं सरकार की, ओएनजीसी, एलआईसी, वो सारे शेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो किसके नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच आर्टिकल आर द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड। किस आर्टिकल के तहत जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज हैं वो बताई गई हैं? तो आंसर इज सी, 78। 78 आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज को समझाया गया है। ठीक है, बाकी के आर्टिकल्स भी देखें, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। 74 जो आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो वर्णन है वो आपका आर्टिकल 74 के अंदर में दिया गया है। आर्टिकल 78 है जिसके अंदर पावर है, ये हम देख चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। और आर्टिकल 73 टू एडवाइस द प्रेसिडेंट। कौन एडवाइस करेगा? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करती है ऑन सम मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ टू एडवाइस द प्रेसिडेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो 3 आर्टिकल्स हैं। 74 ड्यूटीज ऑफ 74 में प्राइम मिनिस्टर है, 78 जो हम अभी देखा, और 73 में आपका क्या है? प्रेसिडेंट को एडवाइस करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज द राइट टू डिसॉल्व द अपर हाउस। अपर हाउस को डिसॉल्व करने के लिए किसके पास राइट्स होते हैं? कई बार हम ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में गलत करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी किया होगा। आपको पता है हमारा जो अपर हाउस है उसी को हम राज्यसभा भी बोलते हैं, और राज्यसभा जो है कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? आंसर विल बी डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि हम राज्यसभा को डिसॉल्व ही नहीं करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? ऐसे क्वेश्चन को बड़े सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है और उसके बाद हल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में इसलिए लैंग्वेज को ट्विस्ट करके क्या बोला गया था? अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब आपका लोकसभा। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को। चलिए, जिन लोगों ने गलत किए हैं क्वेश्चन उन लोग को सबको अभी हंसी आ रही होगी, कितनी सिली मिस्टेक कर दी है। ऐसी सिली मिस्टेक कई बार हो जाती हैं, तो कृपया अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के ये करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर इज रिक्वायर्ड
फॉर एन एडजमेंट मोशन। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्डली ए 50। 50 मेंबर का सपोर्ट जरूरी होता है किसी भी एडजमेंट मोशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर हाउ मेनी डेज कैन अ मनी बिल रिमेन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में मनी बिल कितने दिन के लिए रख सकते हैं। मनी बिल से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आशा करते हैं पता होगा कि डायरेक्टली किसके पास पावर है, लोकसभा के पास पावर है। राज्यसभा के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर है कि वो 14 डेज तक या तो उसको रख सकते हैं या उसको विद अमेंडमेंट पास कर सकते हैं। लोकसभा चाहे तो विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट उसको क्या करा सकता है, अप्रूवल दे सकता है। तो आंसर इसका क्या है, सी 14 डेज। 14 दिन तक क्या कर सकते हैं, वो अपने पास होल्ड कर सकता है, उसके बाद वो डीम टू बी पास मान लिया जाता है। तो आंसर करेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। पहला रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड डुअल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और फोर्थ है डी स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो आंसर इज क्या पूछा गया आपसे, नॉट पूछा गया है। एक तो इसका जो आंसर है स्ट्रॉन्ग सेंटर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम इज देयर इन इंडिया। भारत में जुडिशियल सिस्टम किस तरीके का है। अभी हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस करके आ चुके हैं कि किस तरीके का जुडिशियल सिस्टम है। फेडरल जुडिशियल सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका अलग से होगा। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, बिल्कुल हम ये देखेंगे कि हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होता है। ज्वाइंट जुडिशियल सिस्टम, क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही है, बिल्कुल नहीं है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर बनेगा इंटीग्रेटेड बनेगा। इंटीग्रेटेड और ज्वाइंट जुडिशियल सिस्टम में आप कंफ्यूज नहीं हुएगा, हमारा इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स आपके यहाँ पर आते हैं। तो इस जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं। यूएसए में क्या है, वहाँ सेंट्रल के अलग कोर्ट्स हैं, स्टेट के अलग कोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ अलग अलग सेपरेट सेपरेट कोर्ट्स चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। भारत का नागरिक होना जरूरी है, बिल्कुल। आप जब इंडिया के कोर्ट के या इंडिया के किसी भी बड़े पद पर पहुंच रहे हैं तो आपको सिटीजन होना कंपलसरी होता है। सेकंड, ही मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज इन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ये वर्ड्स पे, नंबर्स पे खासा ध्यान देंगे कि क्या 10 साल तक के लिए उसको क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में जज होना कंपलसरी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स इन सुप्रीम कोर्ट। 10 साल तक उनको सुप्रीम कोर्ट में क्या होना चाहिए, वहां पर एडवोकेट होना जरूरी है। फोर्थ, एज पर प्रेसिडेंट ही शुड बी अ रिस्पेक्टेड जज। और आपके राष्ट्रपति माननीय न्यायाधीश के निगाहों में वो एक रिस्पेक्टेड क्या होना चाहिए, वहां पर जज होना चाहिए। तो जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर ही गलत है, बाकी सारे पॉइंट आपके करेक्ट। 7 ईयर्स के लिए ये होना चाहिए, ना कि 10 ईयर्स के लिए। आपको जो एडवोकेट है वो बिल्कुल सही है, 10 साल के लिए होना चाहिए, सिटीजन होना कंपलसरी है, और प्रेसिडेंट की निगाहों में आप क्या हो, एक रिस्पेक्टेड जज हो। तो ये 3 पॉइंट सही है। आंसर बनता है आपका डी 1, 3 एंड 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या एज लिमिट है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, आंसर इज ऑप्शन बी 65। हम लोग ये सारी जगह पढ़ते हैं, है ना, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक फैक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड, सीधे सीधे आ जाते हैं। कई बार 65 ईयर्स इसकी एज लिमिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, करेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या पॉइंट्स इसमें से करेक्ट हैं। चलिए फर्स्ट, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। जी,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने कई बार केस सुने होंगे, जस्टिस बोबड़े के टाइम पे भी एक केस हुआ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कोविड के टाइम पे अक्सर देखा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस बनते हैं। तो ये तो हमें पता है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है तो कंटेम्प्ट में वहां पर आप केस लगाया जा सकता है। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। सेकंड, फ्रीडम टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर रिटायरमेंट। जी नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही है। थर्ड, फ्रीडम टू अपॉइंट ओन स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट का खुद का अपना एक पूरा मशीनरी है जो रन करती है, उसमें उनका खुद का अपना स्टाफ को वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सर्टेन टर्म्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल कुछ सेवा शर्तें होती हैं जो अभी हम आगे के क्वेश्चंस में देख के आए हैं कि 7 साल तक के लिए आप हाई कोर्ट के जज एडवोकेट रहे हो, 10 साल तक प्रेसिडेंट के निगाहों में आप एक अच्छे जजेस हो, तो ये सारी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। बिल्कुल ये सही है। तो आपका जो आंसर है इसका क्या बनेगा, आंसर इज 1, 3 एंड 4। तो डी ऑप्शन इसका फिर से क्या है, करेक्ट आंसर है, आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन, ये सारे ही फैक्ट्स आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड, ये दो ही चैप्टर हैं, बहुत अच्छे से आप ये चैप्टर्स कर लेंगे तो वहां से आपके क्वेश्चन ज्यादातर मेजोरिटी में बनना चालू आप पे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द ऑल कोर्ट्स। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के सभी न्यायालयों पर लागू होने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। आंसर है इसका सी 141। ये जो आर्टिकल्स है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला है तो वो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही हाई कोर्ट भी अपने जजमेंट देते हैं, वो कहाँ वर्णन है इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है, ये आपसे पूछने की कोशिश की है। आंसर इज सी 141। ठीक है, और भी हम इसके अंदर में आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 131 कई बार पूछे जाने वाला आर्टिकल है, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर ये ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, जहां एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उन केसेस पे डील करती है, उनको हम ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं। जैसे कि जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स है तो डायरेक्टली वो कौन केटर करेगा, सुप्रीम कोर्ट केटर करती है। दो स्टेट्स के बीच में, दो राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको कौन केटर करेगा, क्या वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट करेगा, नहीं, है ना, तो उसको कौन केटर करता है, उसमें 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो हमने दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे, 141 और 131। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन इज, अभी जस्ट हम देख के आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है, तो हम आपको पता है, अभी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये दो क्वेश्चन एक बोनस टाइप में था, जिन्होंने ये लगाए होंगे, जिनको पता था वो ऑलरेडी 26 क्वेश्चन भी राइट किया, फिर उन्होंने 27 क्वेश्चन भी करेक्ट किया होगा। आंसर इज ए। द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो ओरिजिनल जुडिक्शन किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। अपीलेट जुडिक्शन आपका जो होता है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, वो डायरेक्टली आपको ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आता है। एडवाइजरी जुडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी रहता है। इसके बाद जुडिशियल जुडिक्शन ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In which article the criminal jurisdiction of the Supreme Court is described? क्वेश्चन नंबर 28 कि किस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय में आपराधिक क्षेत्र कारिता का वर्णन का किस अनुच्छेद में है। तो आंसर इज 134 डी। डी में आपको इसका वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे आपको कुछ फैक्ट्स रटने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कई बार स्ट्रेट फॉरवर्डली पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किन किन आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 13, फर्स्ट आर्टिकल 13 बिल्कुल सही बात है कि इसके तहत हमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। सेकेंड इज आर्टिकल 32, रिट वाला जो आपका आर्टिकल है, डायरेक्टली रिट आप सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं,
वो भी एक करेक्ट बात है। किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। और जो हमारी 5 अलग अलग रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सिररिटी, प्रोहिबिशन, ये इन सब का हम उनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है आर्टिकल 131 एंड देन इसके बाद है आर्टिकल 130। तो जो इसका करेक्ट आंसर है इस 1, 2 एंड 3 सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर जजेस रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड कौन कौन से इनमें से जज रहे हैं जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म में बात करी है, उनको बहुत आगे स्ट्रांगली रखा है। तो इसका आंसर है ए 1, 2, 3, 4। ये सारे के सारे जो जजेस हैं हमारे, ये सब किससे रिलेटेड हैं, संबंधित रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड। इन्होंने किसी ना किसी केस पे सुनवाई किया है, जजमेंट दिया है। ये सारे जजेस जुडिशियल एक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन कैन द एक्टिंग चीफ जस्टिस बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनको कब सुप्रीम कोर्ट में जज, जो चीफ जस्टिस है उसके तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट। स्वाभाविक बात है, जब हमारे चीफ जस्टिस साहब क्या हैं वो उसकी पोस्ट वैकेंट है, तब हम क्या कर सकते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस को बिठा सकते हैं। सेकेंड इज चीफ जस्टिस इज टेम्पररी एब्सेंट। कुछ कारणवश से जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो एब्सेंट हैं, बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे भी हम एक्टिंग चीफ जस्टिस को बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है चीफ जस्टिस इज अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज। किसी कारणवश, तबीयत खराब होना या दूसरी कोई अन्य कारण के कारण से हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ अबव। आंसर इज डी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट वाज अबॉलिश्ड। ये 4 कैटेगरी जो थी ए, बी, सी और डी, वो किसके तहत हटाए गए। तो आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्डली बी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो कब, 1956 के टाइम पर आया। और इसके तहत ये जो 4 कैटेगरी थी राज्यों की, ए, बी, सी, डी, इन सब को अबॉलिश कर दिया गया और सिर्फ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ही आपकी बची। इसी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था, ये जो क्वेश्चन एमपीपीएससी भी पूछ चुकी है कि 14 राज्य, 14 स्टेट्स और आपकी 6 यूनियन टेरिटरीज को इसी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था। ठीक है, एक और फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली पूछा भी जा चुका है कि जो आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा, वो भी किस आर्टिकल के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनाया गया था। 3-4 फैक्ट्स आपने यहाँ से पढ़ लिए हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिक्किम वाज मेड अ फुल फ्लैज स्टेट ऑफ इंडिया। किस अमेंडमेंट के तहत हमने इसको जोड़ा था, तो इसका फुल फ्लैज बनाया गया था। अगेन ना वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पहला है कि हमने कब जोड़ा है और कब इसको फुल फ्लैज बनाया है। तो जो फुल फ्लैज हमने इसको स्टेट का दर्जा दिया, वो दिया हमने ए 35th के अंदर में। तो आंसर हो जाएगा ए 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सॉरी 35 से हमने इसको जोड़ा, सिक्किम को स्टेट बनाया है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सिक्किम को स्टेट बनाया हमने 35th के तहत और 36 के तहत हमने इसको फुल फ्लैज बनाया। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, देखिए मेरे को भी बताते बताते कंफ्यूजन हो गया। तो 35th से हमने स्टेट का दर्जा दिया इसको, और फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा हमने कब दिया, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दिया था। चलिए इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक ध्यान रखें, कई बार गड़बड़ इससे हो जाती है। चलिए 34, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स curtailed in the field of judicial review and jurisdiction।
ऑप्शन का टिक लगाना काफ़ी आसान है ना, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसको जानते हैं? 42 जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को कर्टेल किया गया था। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी आंसर इज करेक्ट। और इन सारी पावर को रिवाइज किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। बहुत सारी पावर्स को जो कम की गई थी उनको वापस से रिस्टोर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, व्हाट वाज एडेड अंडर 44th अमेंडमेंट? क्या ऐड किया गया इनमें से? पहला, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। जी हाँ, तो जो 44 था ये ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिनिस्टर पहली बार जो आपको वर्ड मिलेगा वो कहाँ मिलता है? आर्टिकल 352 में ऐड किया गया वर्ड कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी किसके कहने पे लगाएगा? कैबिनेट मिनिस्टर्स के कहने पे लगाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे लगाएगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे लगाएगा, जो कि उस टाइम पे लगाई गई थी। सेकंड, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो हमारे आर्टिकल 20 और 21 है उनको किसी भी कंडीशन में क्या नहीं किया जा सकता? सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। थर्ड, फॉर नेशनल इमरजेंसी वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एडेड इन प्लेस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अब इस पॉइंट को भी देख के बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा। वर्ड्स इंटरचेंज किए गए हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के हमने उस टाइम पे क्या क्या किया था? पहले हमारे यहाँ वर्ड जो था वो था आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन की जगह वर्ड क्या लेके आए थे? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये उल्टा हम लोगों ने यहाँ पॉइंट किया है। कुछ लोगों ने क्या किया होगा? देखे वर्ड दोनों, इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन, और सीधे आंसर ठोक दिया होगा। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा? सीधे सीधे यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट was the national capital territory created giving special status to the union territory of Delhi? दिल्ली को जो हम NCR रीजन बोलते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यहाँ पर इनको स्पेशल राइट दिया गया? तो आंसर क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आंसर है सी, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कब आया था? 1991 में। कई बार क्या होता है, डायरेक्टली ईयर पूछ लिया जाता है, अमेंडमेंट नहीं पूछा जाता है, तो हम अमेंडमेंट ईयर भी याद रखेंगे। 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, सारे वन लाइनर फैक्ट थे। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द प्रिवी पर्सेज एंड द स्पेशल राइट ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रोविजनल स्टेटस अबॉलिश? ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुकी है। प्रिवी पर्सेस किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दिया गया था? मैं होप करता हूं कि ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। आंसर इज डी, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर विच अमेंडमेंट द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वाज रिकम्बाइंड? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उनकी जो अमेंडमेंट से किस में रिकम्बाइंड किया गया? हम देख के आए थे 42 अमेंडमेंट से क्या किया था? कर्टेल करी थी, कम की गई थी, और इनको वापस से किससे रिकम्बाइंड किया गया? 43। गलती नहीं करनी है, 44 नहीं है। आंसर इज बी, 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यहाँ पर इनको जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की 8वीं सूची में कब जोड़ा गया? आपसे ईयर पूछा गया है। देखिए इसके लिए ना 2 फैक्ट्स निकल के आते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हम ले लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, 2003। 2003 में ये चारों लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, हम इसको लेके आए थे। ठीक है, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन आया इसका 7 जनवरी 2004 में। तो ये 2 फैक्ट्स निकलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि कब पब्लिश किया गया, नोटिफिकेशन कब लेके आया, तो आंसर आपका बन जाएगा 2004। लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट कब लेके आए गए? तो हम इसको दिसंबर में लेके आए थे, इसलिए इसका आंसर क्या है? 2003 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अमेंडमेंट रिलेटेड टू द डिफेक्शन
दल बदल कानून संबंधित कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, या इनमें से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दल बदल कानून से संबंधित हैं। चलिए तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकंड 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, थर्ड 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फोर्थ 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इससे जो संबंधित करेक्ट आंसर है, आंसर इज बी 3 and 4। 3 और 4 कौन सा हो जाएगा? 93 और 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डायरेक्टली आपके किससे संबंधित हैं? आपके दल बदल कानून से संबंधित हैं। तो दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं जो आपके किससे संबंधित हैं? आपके दल बदल कानून से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एमपीपीएससी। कई बार आप देखते हैं रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको देखते हैं, वन वे या अदर वे किसी ना किसी तरीके से एनजीटी से क्वेश्चन बनते हैं, और एनजीटी काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जो हार्म ना हो या रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो किए जाए, उससे रिलेटेड संबंधित एक बॉडी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनजीटी इज टू सेटल डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, बिल्कुल सही बात है, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए है। फिर और आगे देखते हैं, उन्होंने पूछा है मेन ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना मेन ऑब्जेक्टिव पे बात चल रही है हमारी। फॉर क्विक रेजोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट, ठीक है जी। थर्ड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल मैटर्स। फोर्थ टू डील विद मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपीडिशियसली, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मामलों को तीव्रता से निपटारा करना। देखिए अब इन्होंने क्या पूछा है? मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो जो सुप्रीम इसका एनजीटी का मेन ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा थर्ड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल मैटर्स। तेजी से हम एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको फटाफट निपटारा कर सकें, ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव में से एक है। तो चारों ऑप्शन में से जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सी है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल मैटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42, अंडर विच एक्ट एंड सेक्शन वाज द स्टेट फूड कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, किस धारा के तहत हमारा जो स्टेट फूड कमीशन है उसको बनाया गया है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आपने सबने पढ़ रखा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया? 2013 में आया था। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना था, 2017 में नहीं था तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है नहीं, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रेट फॉरवर्डली? आंसर इज ए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की धारा 16 के तहत हमने क्या किया है? रिपीटेड क्वेश्चन एमपीपीएससी का है, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एमपीपीएससी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीट करता है, इसलिए आप पीवाईक्यू भी लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल कास्ट के फंक्शंस क्या हैं? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के मेन काम क्या हैं? नई जातियों को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत सम्मिलित करना हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। सेकंड, टू इंस्पेक्ट एंड रिव्यू द वर्कर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट। सी, टू इन्वेस्टिगेट एंड पार्टिकुलर एनी पर्टिकुलर प्लेसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या हैं? करेक्ट हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, कि क्या करता है? 341 के तहत प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना, नई जातियों को जोड़ना। सेकंड, इंस्पेक्ट और रिव्यू करना, शेड्यूल कास्ट के काम से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन राइट्स हैं उनको रिव्यू करना, समय समय पर रिव्यू करते हैं कि सही है कि नहीं है, कुछ नया जोड़ने की जरूरत है, वो रिव्यू करना। थर्ड नंबर पे पर्टिकुलर कोई चीज है उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो तीनों ही पॉइंट जो हैं वो सही हैं, इसलिए आंसर बनेगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमन राइट कोड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। जो ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 उसके तहत किस धारा में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कोड है उसको बताया गया है या जिक्र किया है? आंसर इज ए, सेक्शन 30। सेक्शन 30 में डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कोड्स का जिक्र आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैग, लगातार पिछले 6-7 सालों से आप कैग से क्वेश्चंस एमपीपीएससी में देख रहे हैं, बेनागा एमपीपीएससी कैग से क्वेश्चंस आपके पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कैग डायरेक्टली कमीशन के अंदर में नहीं था,
तब भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अब तो जब कमीशन था तब भी पूछा गया, और अब भी आपके न्यू सिलेबस के अंदर में कैग डायरेक्टली एक पूरी यूनिट के अंदर नहीं है लेकिन पॉलिटी के अंदर है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको कैग से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कैग टू ऑडिट ऑल रिसीट्स विच आर पेबल टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, हो सकता है, देखेंगे अभी हम क्वेश्चन को टिक करेंगे या एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। कैग हैज द अथॉरिटी टू ऑडिट अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स और स्टॉक्स मेंटेन इन any office department of union or state and to give report in respect of it, कि किसी भी स्टोर का ऑडिट कर सकता है। तो इसके ये जो आंसर है, दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है। पहला पॉइंट भी करेक्ट है कि ये कैग ऑडिट कर सकता है किसी भी रिसीट्स के, बिल्कुल कैग का हमारा काम क्या है, रिसीट्स की ऑडिट ही करना। देखियो एक डिफरेंस और है, हमारा जो कैग है उसको हम कंट्रोलर बोलते हैं, है ना, और इंग्लैंड जो ब्रिटेन है वहां पर इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोलर बोला जाता है। वहां पर जो पार्लियामेंट है उसकी बिना परमिशन के पैसे नहीं निकाल सकती है, अगर वो पैसे निकाल रही है तो परमिशन वहां लगती है। जबकि जो हमारा कैग है वो क्या करता है, पैसा निकालने के बाद कहाँ उसका इस्तेमाल किया गया है, सही इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है, वो सारी चीजें वहां पर हम क्या करते हैं, पूछते हैं या वो चेक करता है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट है, इसलिए आंसर बन जाएगा सी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट टू वोट आर्टिकल 326 के अंदर दिया गया है आपको, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आशा करते हैं आप जिस जिस जगह पर हैं आप अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट दे रहे होंगे। अगर आप इंदौर से हैं तो इंदौर में भी 13 मई को वोटिंग हुई है, और हमसे आशा करते हैं आप लोगों से कि आपने अपना वोट का इस्तेमाल किया होगा। सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, केसी नियोगी थे। तो ये आपने बेसिक फैक्ट है, ये आपने पढ़ा होगा, सुकुमार सहन जी हमारे क्या थे, पहले इलेक्शन कमीशन थे, चीफ इलेक्शन कमीशन थे, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थी, वीएस रमा देवी जी आपकी क्या थी, पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन थी। फोर्थ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ इंडिया में, 1951-52 में हुआ, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो आंसर आपका बनता है सी 1, 3 और 4। तो करेक्ट आंसर इज सी 1, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए कुछ स्कीम से कुछ प्रोग्राम से ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 47 है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में चालू हुआ, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 में चालू हुआ, आधार बेस्ड राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस AEPDS सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वो 2019 में चालू हुआ। इसके बाद आपका चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन 2000 आपका 15 में चालू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोगों ने क्या लगाया है। क्वेश्चन नंबर 47, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2018, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010, आंसर इज ए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018। तो ये नॉट करेक्टली पूछा गया था, इनमें से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में चालू नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बाय हुम इज द ह्यूमन राइट कोड स्टैब्लिश्ड। ह्यूमन राइट कोड किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है। पहला ऑप्शन है बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो गवर्नर है उनसे कंसल्टेशन करके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो आपका आंसर सीधा सीधा है, कमीशन के फैक्ट्स हैं, सबने कमीशन बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं पिछले सालों में, जो नए हैं वो अपने इनको याद करेंगे। आंसर इज डी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर है ये पॉइंट, ये कमीशन के बेसिक पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सबको आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच आर्टिकल is the provision for dismissal and suspension of member of PSC mention। जो PSC के मेंबर होते हैं उनको कब रेस्टिगेट किया जा सकता है या सस्पेंड किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत पावर दी गई है। तो आंसर है सीधा आंसर नंबर इज ए, ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 317।
आर्टिकल 317 के तहत ये पावर है कि इनको क्या किया जा सकता है, डिसमिसल किया जा सकता है या इनका सस्पेंशन किया जा सकता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ प्रॉफिट अगर इन्होंने एक्वायर कर लिया है, काम नहीं आ रहे हैं, मीटिंग्स नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो उन सर्टेन केसेस में इनका क्या कर सकते हैं, डिसमिसल और सस्पेंशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन? ओबीसी कमीशन, उससे संबंधित क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबको पता है ओबीसी कमीशन जो है वो क्या है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमारे जैसे एससी है, एसटी है, उसी तरीके से ओबीसी कमीशन में भी क्या हो रहा है, जो चेयरमैन है कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनके चेयरमैन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं करती है, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है। इट्स चेयरमैन प्रेजेंट हिज एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन गलत ऑप्शन। इसके जो चेयरमैन है वो किसको रिपोर्ट देंगे, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट देन उसको कहाँ रखते हैं, लोकसभा में, अपने पार्लियामेंट के अंदर में ये रिपोर्ट को रखा जाता है और रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती है। सर्विस कंडीशन, टेन्योर, एसेक्ट्रा, चेयरमैन एंड मेंबर आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही आंसर है। इसकी जो सारी कंडीशन है, टर्म्स एंड सर्विसेज हैं, वो किसके द्वारा की जाती हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं। तो आंसर इसका क्या बनेगा, सी, 3 ऑप्शन, ओनली 3 ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर इज सी, इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए ये आप देखिए, फटाफट पानी वगैरह पी लीजिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। इसके बाद अपन आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए, सब लोगों ने पानी पी लिया, गर्मी बहुत पड़ रही है, हाइड्रेट करके रखिए अपने आप को, है ना। लॉन्ग मैराथन है, सबको एग्जाम निकालना है, तो हाइड्रेशन पे अपना विशेष ध्यान दीजिए। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 51, द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्री अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर, डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल? किस आर्टिकल में ये डिस्क्राइब किया गया है कि हम फ्री एजुकेशन देंगे अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स? किस आर्टिकल में दिया गया है? तो हमारा जो डीपीएसपी है, आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये मेंशन है कि हमारे जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको हम क्या देंगे, फ्री एजुकेशन इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज, अब जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंस के पर्सपेक्टिव में है कि जो हम पहले 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को लेते थे, अब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है 3 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को हम क्या देंगे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो एक नया फैक्ट है, मेंस में आपके काम आएगा आगे जाके, तो इसको आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, the state is expected to protect and improve the environment and protect forest and wildlife which is related to। किस आर्टिकल के तहत या किस क्षेत्र में ये बोला गया है कि हमें हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, हमें हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आपको करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए डीपीएसपी में जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं वहां पर ये मेंशन है। सर आप बोलोगे सर फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, बिल्कुल। तो एक्सप्लिसिटली जो बोला गया है स्टेट के लिए
कि स्टेट से हम क्या करते हैं, ये उम्मीद करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आपके सिटीजन्स के लिए है जो अबाइड करनी है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स लगा देते हैं, कभी फंडामेंटल ड्यूटीज लगा देते हैं। स्टेट जब वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो आपका डीपीएसपी आएगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स आएगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मेंशन आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलेगा, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के तहत भी मिलेगा, लेकिन स्टेट वर्ड जब आएगा तो डीपीएसपी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू यूज डीपीएसपी एलिमेंट इन मेकिंग लॉ, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। किस आर्टिकल में बताया गया है कि डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने नियम और कानून बनाएगी? करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 37। 37 के तहत इनको क्या किया जाता है, सरकार अपने नियम कानून और लॉ बनाती है डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 54, द फॉलोइंग इज नॉट अ गांधीयन प्रिंसिपल। जब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, वहाँ पेज पे दिया हुआ है गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, दूसरे प्रिंसिपल्स कौन से हैं, कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स, है ना। तो वहां से ये क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्टली आर्टिकल्स रखते हैं और इनको भी सेपरेटली देखा जाता है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। पहला, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट। ये ध्यान रखें कि नॉट पूछ रहा है, गड़बड़ हमें नहीं करनी है। यहाँ क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। पहला, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैन ऑन आइटम्स हार्मफुल टू हेल्थ। इनमें से कौन सी जो चीजें हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर में नहीं है? तो पहला इसका आंसर है, करेक्ट है ए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बाकी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी के प्रिंसिपल है, वो चाहते थे कि ग्राम पंचायत से ही क्या हो, ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन हो और वहां से ही देश की तरक्की होना चालू हो, उसी लेवल से डेवलपमेंट होना चालू हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वो समर्थक थे और जो सेहत के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी वो विरोध करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक और यट सिंपल क्वेश्चन, बट कई लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उन्होंने भी ये क्वेश्चन गलत किया होगा। उसका नतीजा ये रहता है कि आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन वापस से आया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह मेंशन है, या कितनी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कितनी थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में? अरे भाई लोगों, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 से हमने इनको जोड़ा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। बहुत सारे लोगों ने ये गलती की होगी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, नन ऑफ दिस। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी ही नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको जोड़ा। उस टाइम पे हमारे यहाँ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने जोड़ी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। एक और क्वेश्चन आपका फंडामेंटल ड्यूटी से कि इनमें से कौन सी जो कमिटीज थी वो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। आंसर इज ए 1 और 2। सीधे सीधे याद करना है, फैक्ट्स को मगअप करना है। स्वर्ण सिंह कमेटी आपकी पहली ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड थी, और आपकी वर्मा कमेटी, ये 2 कमिटीज हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित हैं। तो आप डायरेक्टली इनको याद करेंगे, मगअप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन से एलिमेंट जोड़े गए हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने याद की होंगी, नहीं की है तो एक बार देख लें। कई बार एमपीपीएससी डायरेक्टली इनमें से क्वेश्चन पूछ लेती है कौन सी है, कौन से नंबर का नहीं है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद रखना, फैमिली प्लानिंग, वोटिंग एंड पेइंग टैक्स, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ए 1 2 3 and 4, बी 1 2 3, सी 1 3, डी 1 4। आंसर इज डी 1 4। करेक्ट आंसर इज डी 1 4। देखिए, वोटिंग एंड पेइंग टैक्स जो है उसका रिकमेंडेशन दिया गया था कमेटी के द्वारा कि इसको भी क्या किया जाए, फंडामेंटल ड्यूटी बनाई जाए, लेकिन हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है।
तो कई अगर आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़ें। आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सब जगह इस चीज का मेंशन है कि वोटिंग इन पेइंग टैक्स का रिकमेंडेशन किया गया था, लेकिन हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में उसको नहीं जोड़ा है। तो करेक्ट आंसर इज डी 1 एंड 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? भीमराव अंबेडकर, आर्टिकल 32 इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने स्टेटमेंट दिए हैं उनसे संबंधित है। स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपका एमपीपीएससी पूछ रहा है। कोशिश की गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट्स को याद कर सकें, अपने नोट्स में उनको ऐड कर सकें, तो आपके मेंस में भी काम में आएंगे, और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले उसमें है। चलिए आगे। सेकंड, ग्रेनवल ऑस्टिन ने क्या बोला था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला प्रियम्बल इज द सोल। बेरुवारी केस, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट। जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताइए? करेक्ट आंसर है इसका बी, 1 2 3 इज करेक्ट। पहला भी सही है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेनवल ऑस्टिन बोल रहे हैं डीपीएसपी आर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ठाकुरदास साहब ने बोला था प्रियम्बल इज द सोल। सोल पे ही बात चल रही है, लेकिन किसी ने प्रियम्बल को सोल बोला, किसी ने डीपीएसपी को सोल बोला, किसी ने बी आर अंबेडकर साहब ने हमारे आर्टिकल 32 को इसका सोल बोला था। जो बेरुवारी केस है, प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट, ये उसमें निकल के ना आते हुए केशवानंद भारती केस में निकल के आया था कि जो प्रियम्बल है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती अपने आप में एक लैंडमार्क केस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कई बार उसको, तो वहां से ये लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, देश के सभी व्यक्तियों के धर्म संबंधी क्या अधिकार दिए गए हैं? व्हाट रिलीजियस राइट्स वर गिवन टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू बिलीव, राइट टू वर्शिप, राइट टू प्रोपोगेट। बताइए 59, इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर है सी, सारे के सारे पॉइंट आर करेक्ट है। हमें ये सारी पावर्स दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि किसी भी आप रिलीजन को मान सकते हो, आपको नहीं मानना है तो आप वो भी नहीं कर सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। किसी में भी आप बिलीव कर सकते हो, किसी भी धर्म पंथ है ना उसमें आप बिलीव कर सकते हो। वर्शिप करने का अधिकार आपको, भगवान पे मंदिर में जाने के वर्शिप करने का, उनको पूजने का अधिकार आपको दिया गया है। और राइट टू प्रोपोगेट, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। तो आंसर बनेगा सी, 1 2 3 एंड 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट इज रिलेटेड टू विच ईयर? बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपने ये फैक्ट रट रखा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2009। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करे गए हैं? बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्चरल राइट फॉर माइनॉरिटीज, राइट रिलेटेड टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 1 2 3 एंड 4। चारों के चारों आर्टिकल्स हमारे ये जो राइट्स हैं वो हमें अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आंसर इज ए, 1 2 3 एंड 4। बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधुआ मजदूरी से संबंधित जितने भी प्रोविजन है वो किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं? तो इसका जो आंसर है, आंसर है सी, 1 एंड 3। आपका आर्टिकल 23 में भी बधुआ मजदूरी की बात करता है, और जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 है ये भी प्रोहिबिट करता है बधुआ मजदूरी के लिए। तो आंसर है सी, 1 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अपॉइंटेड एज अ जज इन द हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का हम डिस्कशन कर चुके हैं, अब एक क्वेश्चन हाई कोर्ट से ही है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वह भारत का नागरिक हो, वहां भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंड, अप टू 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जुडिशियल वर्क। ठीक है, ये हमें पता है 5 साल का नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He must have been an advocate in the High Court for 10 consecutive years, वह 10 वर्ष तक सत्र न्यायाधीश रहा हो। तो आंसर इसका क्या है? सी, 1 एंड 3 ऑप्शन आर करेक्ट। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 5 साल का एक्सपीरियंस इन जुडिशियल वर्क नहीं है, यहाँ जुडिशियल वर्क इस्तेमाल किया गया है, और 5 साल, ये कितना होना चाहिए? 7 years।
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ, ही हैज बीन अ सेशन जज ऑफ 10 ईयर्स, ये प्रोविजन भी इसका गलत है, इसलिए आंसर बनेगा 1 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स पावर ऑफ हाई कोर्ट टू सुप्रीडेंट ओवर ऑल द कोर्ट्स, सारे हाई कोर्ट जो जितने भी उसके नीचे के लोअर कोर्ट्स हैं उनको किस आर्टिकल के तहत उनको गवर्न कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है? आंसर इज आर्टिकल ए 227। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, आर्टिकल 227 के तहत वो क्या कर सकता है, उनको हाई कोर्ट सुप्रीडेंट कर सकता है, लोअर कोर्ट्स को, सेशन कोर्ट्स को देखने की कंट्रोलिंग पावर आर्टिकल 227 के तहत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली? एमपी पॉलिटी के क्वेश्चंस आना अब आपको चालू हो चुके हैं। इंडियन पॉलिटी हमने काफी अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए हैं सारे, अब ये एमपी पॉलिटी क्वेश्चन है। इनमें से कौन आपके मध्य प्रदेश असेंबली के मेंबर जो नहीं रहे हैं, स्पीकर नहीं रहे हैं? मिस्टर कैलाश चंद्र जोशी जी, कुंजीलाल दुबे, श्रीनाथ तिवारी, ईश्वर दास रोहानी। तो कैलाश चंद्र जोशी जी ही आपके क्या नहीं रहे हैं? स्पीकर नहीं रहे हैं। पूछा था कौन नहीं रहे हैं, तो आंसर इज ए, कैलाश चंद्र जोशी। आगे बढ़ते हैं 66, इन विच आर्टिकल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत इज डिस्क्राइब्ड? पावर किस में दी गई है? देखो, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो वार्डन साहब को वार्डन जी बोलते थे, तो वार्डन जी, तो जी से आप याद रख सकते हैं कि पावर किस में दी गई है, जी में आपकी पावर को डिस्क्राइब किया गया है। किसी भी तरीके से याद करने की कोशिश करें, कहा है 243 में क्या दिया है? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, कितने समय के लिए पंचायत रहेगी, तो ड्यूरेशन आपका 243 में दिया गया है। एफ में क्या है? एफ में डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। 4 फैक्ट्स हम यहां से याद करेंगे, ठीक है। जी में हमारी पावर है, ई में ड्यूरेशन है, एफ में हमारे क्या दिया गया है? डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है, और एच में क्या है? पावर टू इम्पोज टैक्स, टैक्स लगाने की उनकी क्षमताएं या शक्तियां। जो लोकल लेवल पे मंडी टैक्स होगा, है ना, रॉयल्टी मिलेगी उनको, ये सारी की सारी पावर किसके तहत दी गई है? 243 एच के थ्रू दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? कौन से गवर्नर का सबसे लंबा टेन्योर रहा है? तो सीधा सीधा फैक्ट है आपका, बताइए क्या इसका आंसर है? हरि विनायक पाटकर, इनके जो साहब थे इनका सबसे लंबा टेन्योर रहा है, तो आंसर इज बी, हरि विनायक जी। 68 क्वेश्चन नंबर, What is included in the original jurisdiction of High Court? हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन में क्या सम्मिलित किया गया है? ठीक है, सम्मिलित किया गया है, पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इश्यू ऑफ विल, मैरिज, डाइवोर्स। सेकंड, कंपनी लॉ इश्यूज। थर्ड, रेवेन्यू मैटर और इश्यूज रिलेटेड टू द एक्ट मेड फॉर द रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो इसका आंसर है डी, इसका सारे के सारी चीजें आपको दे रखी हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना डिस्प्यूट भी होता है कई बार बच्चे पूछते हैं सर कंपनी लॉ इशू है, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी के पास चले गया है। अब सारी कंपनी से रिलेटेड मैटर जो भी है वो एनसीएलटी संभालती है, बिल्कुल एनसीएलटी के पास पावर है कंपनी से रिलेटेड अब केस देने का, लेकिन ओरिजिनल जुडिक्शन जो था वो किसका था? हाई कोर्ट का था। तो आप इसको हाई कोर्ट ही मानेंगे, ना कि एनसीएलटी को मानेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये पावर अब किसको दे दी गई है? एनसीएलटी को दे दी गई है, लेकिन ओरिजिनल जुडिक्शन उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था तो किसके पास था? हाई कोर्ट के पास था। तो उसको गलत मत कीजिएगा कि एनसीएलटी के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसके पास पावर है कंपनी से रिलेटेड केसेस आज है, लेकिन ओरिजिनल जुडिक्शन किसका था? वो हाई कोर्ट का था। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? डी, 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर टेक्स ओथ बिफोर, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं।
कौन कौन करते हैं देख लेते हैं। पहला, ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, सी 5 जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, या डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वह किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? तो बताइए किसके में करेंगे? हमने सिंपल सिंपल से सीधा सीधा ये फैक्ट पढ़ा हुआ है, जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस टाइम पे उनकी देखरेख में वो शपथ को ग्रहण करते हैं। आंसर इज बी। सर सीनियर मोस्ट जज भी एब्सेंट है या नहीं है? तो उनसे जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसके बाद में वो उनको शपथ दिलाता है। तो सबसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये शपथ दिलाएंगे, ये नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे, ये भी नहीं है तो इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिरार्की चलती है इसके अंदर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सिंगल सिटीजन डेटाबेस इज विच टाइप ऑफ ई गवर्नेंस? सिंगल सिटीजन डेटाबेस जो है वो किस टाइप का आपका गवर्नेंस है? तो आंसर इज G2C। G2C क्या होता है? गवर्नमेंट टू कस्टमर? नहीं, गवर्नमेंट टू सिटीजन। आंसर इज ए, गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से क्या सही सुमिलित नहीं है? नॉट को पहले वर्ड को वहां आप हाईलाइट कीजिए, गलती हमें नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन का ही खेल होता है। चलिए देखते हैं। 243P नगर पालिका का गठन, 243S कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज, 243T रिजर्वेशन ऑफ सीट इन म्युनिसिपैलिटी, 243ZA म्युनिसिपल का इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है। के में पंचायत का इलेक्शन है, ZA में आपका म्युनिसिपल का इलेक्शन है, तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है। टी में आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्युनिसिपल है, एस में कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी है, नगर पालिका का गठन 243P में नहीं है। और क्या पूछा गया था? नॉट करेक्टली मैच। तो आंसर बनेगा आपका ए। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 71। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मध्य प्रदेश इज विच नंबर ऑफ स्टेट इन विच टू डेवलप ई गिरदारी प्रोजेक्ट? मध्य प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बना जिसने अपना ई गिरदारी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? आंसर इज फर्स्ट। हमारी रैंक क्या थी? फर्स्ट थे हम, देश के अंदर प्रथम थे जिसने अपना खुद ने गिरदारी प्रोजेक्ट के लिए ई गिरदारी प्रोजेक्ट चालू किया था। चलिए सिंपल फैक्ट याद करने वाला, सीधा मगअप करना है। 73, अंडर विच आर्टिकल द पावर ऑफ स्पेशल एड्रेस हैज बीन ग्रांटेड टू द गवर्नर? किस आर्टिकल के तहत गवर्नर को स्पेशल एड्रेस की पावर दी गई है? आर्टिकल इज 176 सी। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? आर्टिकल 176 सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, आर्टिकल प्रोवाइड फॉर बोरोइंग बाय द स्टेट। किस आर्टिकल के तहत राज्य को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है? बोरोइंग कर सकता है। देखिए राज्य सरकार कई बहुत सारे खर्चे करती है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि बहुत बार न्यूज में आ रहा था, लाडली बहना योजना के चक्कर में सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार बोरो कर रही है, 15,000 करोड़ का लोन ले लिया, फिर 5,000 करोड़ का और लोन ले लिया। तो किस आर्टिकल के तहत ये पावर दी गई है? आर्टिकल 293 के तहत सरकार को, राज्य सरकार को ये पावर है कि वो क्या कर सकती है? पैसे को बोरो कर सकती है। क्या देश के अंदर से कर सकती है? बिल्कुल देश के अंदर से कर सकती है। विदेशों से पैसा लेने के लिए डायरेक्टली हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर से पैसा बोरो करती है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है विदेशों से भी। तो 293 के तहत ये पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास ये पावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, Who has not been the acting governor of मध्य प्रदेश? इनमें से कौन एक्टिंग गवर्नर नहीं रहे हैं? चलिए, जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस जीएल ओझा, जस्टिस जीपी सिंह, जस्टिस एनडी ओझा। तो करेक्ट आंसर इज बी, इसका करेक्ट आंसर है। जीएल ओझा जी नहीं रहे हैं। कई बार आपको ये फुल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो इनके जो पूरे नाम है वो भी आप याद रखें। पीवी दीक्षित, एनडी ओझा हो गया, इनके भी नाम सीधे सीधे हम शॉर्ट में याद कर लेते हैं और बाद में याद आता है कि अरे यार ये तो पढ़ा भी नहीं है क्या है, जबकि हमने पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? बी, आपका जस्टिस जीएल ओझा इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एक्टिंग गवर्नर नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोट ऑन अकाउंट इन द स्टेट इज रिलेटेड टू, किस आर्टिकल के तहत वोट ऑन अकाउंट संबंधित है? तो डायरेक्ट आंसर है इसका, आंसर इज आर्टिकल 206। आंसर इज डी,
आर्टिकल 206 के तहत वोट ऑन अकाउंट हमारे यहाँ पर दिया जाता है, किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, in which article it is described that there will be a council of minister to aid and advise the governor। ठीक है, राज्य में हमने देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किस आर्टिकल के तहत होगा, तो आंसर इज ए 163। 163 में आपका क्या बताया गया है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, गवर्नर को। ठीक है जी, आर्टिकल 163 के तहत हो जाएगा। फिर आर्टिकल 164 किससे संबंधित है, चारों ही आर्टिकल जो दिए गए हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 164 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट का किस में जिक्र मिलता है आपको, 164 में आपका अपॉइंटमेंट का जिक्र मिलता है। फिर आर्टिकल 165 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का जिक्र किस में मिलता है आपको, आपके आर्टिकल 165 में। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखेंगे। 163 में क्या है, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। 164 में आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है वो इस आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, पूरे जो बहुमत होगी, बहुमत के बाद बहुमत को पेश करेंगे गवर्नर के पास, उसके बाद में ओथ दिलाई जाती है। ठीक है, 165 में आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78, during the region of which chief minister president rule was imposed for the first time in MP। अभी रिसेंटली 2022 का सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम इमरजेंसी किस मुख्यमंत्री के समय पर लगी थी। तो सीधा सीधा आंसर है, बताइए। आशा करता हूं सब लोगों ने ये आंसर करेक्ट किया होगा, किसी ने भी ये गलत नहीं किया होगा। श्याम चरण शुक्ल जी के टाइम पर पहली टाइम पर हमें क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। तो करेक्ट आंसर इज बी, श्याम चरण शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक फैक्ट जो आपकी हर एमपी की बुक के फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे आपको जो फर्स्ट पेज है वहां भी दिखते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको दिख जाते हैं। और इन चीजों को आप प्लीज मिस ना करें। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थे, पिछले 2-3 साल से 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए आगे 79, what is the number of seats reserved for Supreme Court and what is the number of seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes categories in Madhya Pradesh Assembly। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर है इसका 4735। इसका मैं एक पिन कोड आपको याद करा देता हूं। देखिए हमारे यहाँ कितनी स्टेट्स अभी वो हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले 47 क्या पूछा था आपको, SC एंड ST से पूछा गया है। ठीक है, तो SC ST पूछा। अब ये आपको देखना है कि आगे वो क्या पूछ रहे हैं, ST बोल रहे हैं या SC पूछ रहे हैं। कई बार ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या पूछा है, SC और ST। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, 35 एंड 47। तो आंसर इज डी करेक्ट। डी करेक्ट आंसर है। 35 SC की सीट्स हैं और 47 हमारी ST की सीट है। अब इसका एक पिन कोड है, अगर आप याद कर सकें तो 473553। 47 हमारी सीट्स किसकी होंगी, शेड्यूल ट्राइब की हैं। 35 सीट्स किसकी हमारे यहाँ, शेड्यूल कास्ट की हैं। और जिले कितने हैं हमारे यहाँ पर, 53 जिले हैं। पहले थे, अब कितने हो गए हैं, 55 जिले हो गए हैं। तो इसको आप पिन कोड को चेंज करके कितना कर दोगे, 45 कर दोगे। शुरुआत में हम लोगों ने इसी तरीके से याद कर रखा था 473553। अब कितना हो जाएगा, 473555। ठीक है, तो एक पिन कोड के नंबर के फॉर्म में याद करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, आंसर इज C 233। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है इसका, तो बाय गवर्नर इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 आगे बढ़ते हैं। हु इज इंक्लूडेड इन दी स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल में शामिल होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप देखते हैं ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, थर्ड गवर्नर और फोर्थ चीफ मिनिस्टर। तो आपको पता है चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर काउंसिल है तो काउंसिल भी होगी इसके अंदर में।
ठीक है, फिर गवर्नर होता है, बिल्कुल सही बात है, और आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो आंसर इज ए 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। जिस तरीके से पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है, उसी तरीके से हमारा जो राज्य का विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, तीनों से मिलके बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वेयर आर द डिविजनल बेंचेस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्टैब्लिश। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि कहां पर हमारी जो हाई कोर्ट है उसकी बेंचेस स्टैब्लिश की गई हैं। तो ग्वालियर, बिल्कुल ग्वालियर में है, इंदौर में है, भोपाल में नहीं है, प्रस्तावित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या है, ए। भोपाल में हमारे यहाँ हाई कोर्ट नहीं है, भोपाल में हाई कोर्ट प्रस्तावित है, प्रस्तावी है, जब बन जाएगी तो हम याद कर लेंगे, अपनी बुक्स में ऐड कर लेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर देयर एट प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी मध्य प्रदेश के अंदर में है। तो आंसर है इसका 17। कई लोग बोलेंगे सर आंसर 18 है, बिल्कुल 8वें नंबर की कौन सी बनी, 16 हमारे यहाँ पहले थी, और 17वें नंबर की हमारे यहाँ कौन सी बनी है, बताइए, आंसर दीजिए इसका, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि इसका कौन सी 17 नंबर की हमारे यहाँ बनी हुई है। ये बेसिक नया फैक्ट है, इसलिए आपको डाला गया है करंट अफेयर से अपडेट करके। तो आंसर हमारा कितना है अभी, आंसर इज बी 17 हमारे यहाँ टोटल क्या हो गई हैं, हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चुकी हैं। चलिए 84, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। किसको प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ऐड नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड के बीच में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो इलेक्टेड है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्टेड मेंबर जहां भी होंगे वो हमारे यहाँ आएंगे। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, बिल्कुल करेक्ट बात है, स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स को हम इंक्लूड करते हैं। स्टेट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी इसको हम यहाँ होल्ड करते हैं, जिसको आंसर पता है, बिल्कुल क्लियर बात है। डी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन्होंने क्या पूछा है, नॉट इंक्लूडेड। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, सी आंसर है। हमने किसके मेंबर को नहीं जोड़ते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को राइट नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आंसर बना हमारा सी, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ आपके दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी हैं। तो ये तीनों को वोट देने का अधिकार होता है, काउंसिल के मेंबर्स को नहीं होता है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि आपसे पूछा गया था कौन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following is not a correct fact? Abolition of untouchability, article 17, right to form group or association, article 19, बिल्कुल सही बात। article 19, right to privacy 21 के तहत मिली है, right to health, article 22। तो आंसर क्या हो जाएगा, article 22, right to health, article 22 के तहत नहीं मिली है। आपको किसके तहत मिली है, 21 ए के तहत आपको राइट टू हेल्थ है, ना कि 22 के तहत है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट एज वेल एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड अनअपोज्ड, ऐसे कौन वह व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी रहे तथा निर्विरोध चुने गए थे। तो आंसर है सी, नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे वो अनअपोज्ड आपके क्या थे, आपके प्रेसिडेंट भी बने और आपके स्पीकर भी रहे हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा एमपीपीएससी, है ना, एकदम जहर फैक्ट वाले क्वेश्चन। तो ये आप अपने नोट्स में ऐड करें अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो वेरी वेल एंड गुड। चलिए आगे 87, फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ज्ञान दूत प्रोजेक्ट, कमेंट में बताएंगे कहां से शुरू किया गया था ज्ञान दूत प्रोजेक्ट को। इसके बाद स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 2005, एमपी ऑनलाइन 2006, हेड स्टार्ट प्रोग्राम 2002। तो इसका जो आंसर है वो है डी, हेड स्टार्ट प्रोग्राम 2002 से चालू नहीं किया गया। बाकी सारे प्रोजेक्ट आपके जो हैं वो सही हैं। 2000 से ज्ञानदूत प्रोजेक्ट चालू किया गया, स्वान जो है वो 2005 से चालू किया गया, एमपी ऑनलाइन आपका 2006 से चालू किया गया था। जो हेड स्टार्ट प्रोग्राम है वो कब से चालू किया गया, 2000 से चालू किया गया था, इन द ईयर
2000 हेड स्टेट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। अगेन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया था, कैन इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स वायलेशन ओनली इन दूस केसेस विच आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग। किस लिस्ट में जो लॉ है उनसे संबंधित अगर ह्यूमन राइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उसकी जांच कर सकता है। यूनियन लिस्ट ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो क्या है, स्टेट ह्यूमन राइट है। तो पहला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेट लिस्ट बिल्कुल कर सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअल पावर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, डी 2 एंड 3। स्टेट से और कॉन्करेंट से रिलेटेड संबंधित जो भी लिस्ट है उसमें अगर कोई राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो आंसर इज 2 एंड 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 88। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल के अंदर में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, स्लम्स इंप्रूवमेंट एंड सिमेंट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एंड बर्थ डेथ स्टैटिस्टिक्स। इनमें से किसको नहीं ऐड किया गया है। तो आंसर इज, आपका आंसर उम्मीद करता हूं सब लोगों ने सही लगाया होगा, सीधा सीधा 12th शेड्यूल में डेयरी इंडस्ट्रीज को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। आंसर इज बी, बाकी सारी चीजें 12th शेड्यूल के अंदर में एडेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90, राज्य में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसकी सहमति से की जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाल ही में हमारे यहाँ 2023 में इलेक्शन हुए थे, तो जब मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया जाता है तो मुख्यमंत्री ही अपना सजेशन देता है कि इन विधायकों को क्या करना है, उनको आपके मंत्री परिषद में सम्मिलित करना है। तो सीधा आंसर है इसका, आंसर है सी, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें सम्मिलित किया जाता है। एक क्वेश्चन और है, अभी जो नई सरकार बनी है मध्य प्रदेश की उसमें अभी गृह मंत्री कौन है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो आपके हमारे अभी मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्हीं के पास गृह मंत्रालय है। तो कई अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम किसके पास है, तो किसके पास है, डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच पॉपुलेशन इज मैंडेटरी फॉर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितनी पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है। सीधा आंसर है, आंसर इज ए पे हम क्या कर देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना देते हैं। तो आंसर इज ए, 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92, मध्य प्रदेश में एक जिला पंचायत में जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, कितने जिले पंचायत सदस्यों का प्रावधान है। ऐसा जिला जिसकी 5 लाख से ज्यादा क्या है, जनसंख्या है, उसके लिए हमें कितने रखना पड़ता है। तो आंसर है सी, 10 to 35। इतने हम वहां पर वार्ड या जिला पंचायत बना देते हैं, 10 से 35। आंसर है सी। तो 10 से लेके हाईएस्ट कितने 35 मेंबर हम एक जिला पंचायत में बनाएंगे जहां पर क्या है, आपकी 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। चलिए आगे। 93, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन बी कैटेगरी ऑफ नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021-22। गुड गवर्नेंस इंडेक्स हुआ, उसमें मध्य प्रदेश की बी कैटेगरी में कौन सी रैंक रही थी, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज ए, हमारी इसमें फर्स्ट रैंक रही। बी कैटेगरी के अंदर में हमारी रैंक जो थी वो फर्स्ट थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको देख सकते हैं। गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस भी 2023 में कहाँ हुई, तो इंदौर में हमारे जो गुड गवर्नेंस से संबंधित हमारे कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं महामहिम, वो उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स के अंदर में कौन सा मंत्रालय नहीं आता है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट। लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के तहत आएगा, तो एक कानून मंत्रालय के तहत ही आता है। एक सेपरेट मंत्रालय हमारा लॉ कानून मंत्रालय, उसके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है। बाकी की सारी चीजें जो है वो आती हैं। ठीक है, चलिए लॉ एंड ऑर्डर जब आप देखोगे तो लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर में आएगा, गृह मंत्रालय के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट की बात चल रही, तो डिपार्टमेंट किसके अंदर में आएगा, अंडर लॉ मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95, रीजनल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए, बी बाय स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, सी
क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के द्वारा, डी भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। रीजनल काउंसिल किसके तहत बनाई गई? तो आंसर है बाय स्टेट रिकग्नाइजेशन एक्ट के तहत ये हम बनाते हैं। तो आंसर इज बी। आप इसको ऐड कर लें, याद कर लें जिन लोगों ने ये गलत किया है। जिन्हें सही किया है वेल एंड गुड, वेरी गुड। 96 व्हेन वाज द फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पार्लियामेंट? लोकपाल बिल सबसे प्रथम बार कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर इज 1968 इज द करेक्ट आंसर। पहली बार लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो एडवोकेट शांति भूषण के द्वारा, है ना, उनके प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण के द्वारा इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। शांति भूषण जी अपने आप में बहुत बड़े एडवोकेट थे। इन्हीं के बेटे हैं प्रशांत भूषण जी, वो भी एक बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं, है ना, एडवोकेट हैं और अपने पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं वो, तो उनसे संबंधित ये जानकारी है। चलिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के क्या क्या मेन मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। बताइए इसका क्या आंसर होगा? आंसर इज बी। सारे के सारे ये क्या होते हैं? गुड गवर्नेंस के लिए मेन घटक हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो भी काम नहीं बनेगा, हम सबको इंक्लूसिव नहीं रखेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो भी गुड गवर्नेंस नहीं आएगी, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से काम होना चाहिए। इंदौर 7 बार से आपका क्या कर रहा है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहली रैंक पे आ रहा है। क्यों? कि इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है, तुरंत तत्काल काम होते हैं। आपने कंप्लेंट की 311 ऐप पे तो तुरंत वो लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड देते हैं, और रिस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए। तो चारों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हैं। 98 आखिरी के 3 क्वेश्चन बने हैं, फटाफट बने रहिए हमारे साथ में और हम ये डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइन प्रिस्क्राइब्ड इन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट? पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कितना पेनल्टी लगाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? 250 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जाती है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 by which constitution and amendment provision was made for the same person to become the governor of 2 or more states? जी बताइए, 99 जो गवर्नर है 2 राज्य या उससे अधिक राज्यों में एक गवर्नर रहेगा। ये हम शुरुआत के क्वेश्चन में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। आंसर सीधा सीधा था, अगर लोगों को याद था तो ये आपके एक बोनस क्वेश्चन हो सकता था। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये हमने पावर दी गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक गवर्नर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 आखिरी क्वेश्चन हमारे आज की टेस्ट सीरीज का, पीएम प्रगति पोर्टल किससे संबंधित है? पीएम प्रगति पोर्टल किससे संबंधित है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, रिव्यू ऑफ स्कीम, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम, इनमें से कोई नहीं। तो पीएम प्रगति पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है? रिव्यू ऑफ स्कीम, जो हमारी स्कीम्स हैं किस तरीके से काम कर रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं, क्या समस्या आ रही हैं, उससे संबंधित है। तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चन जो पेपर डिस्कशन हुआ है उसमें आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद करने को मिले होंगे। ऐसे ही हमारे आगे की टेस्ट सीरीज से बने रहिए और जो फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पूरा लाभ लेते हुए प्रीलिम्स टेस्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।